नमस्कार, इस खास शो गोल्डन रन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कोरोना संकट ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि निवेश का सबसे सुरक्षित विकल्प कोई है तो वो है सोना। जब तमाम एसेट क्लासेस इस महामारी के बीच चारों खाने चित हो गए हैं, तब घरेलू बाजार में सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इसी साल सोने ने करीब 20% के रिटर्न्स भी दिए हैं और ये पिछले साल के 25% रिटर्न्स के बाद हैं। कोरोना के कारण आर्थिक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं और शायद आगे ये और गहराएं, जैसे कि ऐसे में जानकार सोने में और तेजी की उम्मीद जता रहे हैं। ऐसे में क्या मौजूदा स्तर पर आपको सोने में निवेश करना चाहिए, और अगर हां तो निवेश का कौन सा जरिया सबसे बेहतर है, इसी पर आज करेंगे बात। हमारे साथ जुड़े हैं अनमोल ज्वेलर्स के ईशु दत्वानी, मेटल फोकस के चिराग सेठ और निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की तेजी हमने सोने में अब तक आते हुए देखी है, ज्यादातर जानकार मानते हैं कि ये स्ट्रक्चरल बुल रन है, और आप चाहे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच देखें या गोल्डमैन सैक्स, यूबीएस, सबकी रिपोर्ट्स ये मानती हैं कि अगले 2 साल में सोना 1800 और 3000 तक के लेवल्स ऊपर में देख सकता है डॉलर टर्म्स में। आप कैसे देखते हैं सोने के भावों को आगे जाते हुए? जी मनीषा जी, मेरा जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो एब्सोल्युटली बुलिश है, और मेरा ऐसा कोई एक्सॉर्बिटेंट टारगेट नहीं है, बट टू क्वांटिफाई कि कितना गोल्ड ऊपर जाना है वो बहुत डिफिकल्ट है इन करंट सिनेरियो, क्योंकि पर मेरा कंजर्वेटिव जो रीडिंग है वो $2100-2200 तक का है, इतना गोल्ड जा सकता है। $3000 इतना मेरा विजिबिलिटी नहीं बन रहा है गोल्ड में। सो 13-14%, 15% जो हम रिटर्न देख रहे हैं वो आई थिंक गोल्ड कंटिन्यूसली दे सकता है। कंजर्वेटिवली 10% तो 10% CAGR से तो कंजर्वेटिवली गोल्ड बढ़ेगा नेक्स्ट 3 साल। कोई एसेट क्लास ऐसा नहीं है जिसमें आप ऐसे बोल सको कि 8-10% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। सो राइट नाउ गोल्ड इज डेफिनेटली लुकिंग वेरी सेफ फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर आप ये साल का ETF का होल्डिंग देखेंगे, सो ओनली अगर सेंट्रल बैंक की बाइंग भी थोड़ी मॉडरेट हुई है, बट ETF इन्वेस्टर्स आर रशिंग टुवर्ड्स बाइंग गोल्ड। सो मोर देन 3000 टन्स की होल्डिंग हो गई है गोल्ड ETF में। सो ओवरऑल डायरेक्शनल व्यू अभी भी तेजी का ही है, और 2100 to 2200 के लेवल्स आपको 2 साल में देखने मिल सकते हैं। दैट शुड ट्रांसलेट इन इंडिया समवेयर अराउंड 53-54,000 कंजर्वेटिवली। यानी कि बढ़त यहां पर देखने को मिल सकती है, और अभी तक सोने ने यहां पर बाकी एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म किया है और आगे जाके भी काफी हद तक यही स्थिति रह सकती है। चिराग, आप क्या कहेंगे, क्योंकि खरीदारी यहां पर है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है, और सबसे बेहतरीन डिमांड यहां पर ETF के तरीके से आई है, जहां पर भारतीय बाजारों में हमने इस साल में स्ट्रॉन्गर ट्रेंड्स देखे हैं। अप्रैल के महीने में खरीदारी अच्छी खासी थी और इंटरनेशनल ETF भी 7 ईयर्स के हाईज पर है। आगे जाके जिस तरह के चेंजेस हमने बाइंग पैटर्न में आते हुए देखे हैं, ETFs की बात की जाए, सॉवरेन गोल्ड फंड की बात की जाए, गोल्ड फंड्स की बात की जाए, आपको लगता है ये सिनेरियो आगे जाके भी ऐसा ही रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे कुणाल ने कहा कि ये शायद बहुत ही अच्छा समय है गोल्ड में निवेश करने के लिए। इससे शायद अच्छे फंडामेंटल्स हमें गोल्ड में काफ़ी सालों तक नहीं दिखाई दी है। हमारा एक बहुत ही स्ट्रांग और कंस्ट्रक्टिव व्यू है गोल्ड के लिए, और मैं मानता हूँ कि अगले 1 साल में हमें $1900 के आजू बाजू गोल्ड जरूर दिखाई देगा। देखिए, ये ज़रूर है कि निवेशकों के लिए आज काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। आप फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, आप ETF भी खरीद सकते हैं, जैसे आपने कहा कि गोल्ड फंड्स भी अब आ चुके हैं, और गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी शुरू किए। सो जिसका जैसा व्यू पॉइंट है, जैसा एक निवेशक का टाइम होराइजन है, वो इन ऑप्शंस में जरूर कर सकता है। हमने ETF में देखा है कि इंडिया में पहली बार एक काफी स्ट्रॉन्ग फ्लोज जरूर आए हुए हैं। पिछले महीने गोल्ड बॉन्ड जो इशू हुए थे उसके अंदर भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। तो कंपेयर टू ज्वेलरी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग देखी गई है। चिराग, जैसे आपने कहा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में यहाँ पर इंटरेस्ट हमने बनता हुआ देखा है। जो पिछले महीने के नंबर्स थे फर्स्ट ट्रांच के इस सीजन के लिए, वो काफ़ी बेहतर आए हैं। और वैसे भी अगर आप चार्ट्स देखें तो अगर किसी ने 2015 में नवंबर में जब ये बॉन्ड्स रिलीज हुए थे, लॉन्च हुए थे, तब खरीदा होता तो अब तक वो 84-85% के गेंस पे बैठे होते। एक्चुअली अगर 2019-20 में लिया होता तो भी आप 48% के गेंस पर बैठे होते। एंड क्लियरली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं, क्योंकि टैक्स को लेकर डिस्काउंटेड प्राइस है, इसके अलावा 2.5% पर एनम का एक फिक्स रिटर्न भी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल खरीदारी यहां पर आते हुए नहीं देखी।
आगे अब आपको क्या लगता है कि आज जिस तरह का सिनेरियो अभी यहाँ पर है, क्या ये एक बेहतर विकल्प है सोना खरीदने का? देखिए, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में जो निवेश करना चाहते हैं उसे दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि ये एक ऐसा निवेश है जो आपके डीमैट अकाउंट में आता है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग या एक्सचेंज में ट्रेड होता है। शायद अभी भी मनीषा सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को लेके लोगों के बीच में उतनी समझ नहीं है, उतना शायद और अवेयरनेस प्रोग्राम करना जरूरी है बोथ गवर्नमेंट और बैंक्स की तरफ से, क्योंकि आप देखें तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड को लेके अभी तक उतनी हद तक मार्केटिंग या अवेयरनेस हुई नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इसके अंदर मुझे इंटरेस्ट भी मिलता है, मुझे गोल्ड के प्राइस राइज का बेनिफिट भी मिलता है और एक लॉन्ग टर्म निवेश है और मैं इसे एक्सचेंज पे भी बेच सकता हूं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पर इसके ऊपर शायद मार्केटिंग पे इतना काम नहीं किया है। इशू आपको भी यहाँ पर कॉन्वर्सेशन में जोड़ना चाहेंगे। ऑफ कोर्स ज्वेलर्स की दुकानें बंद हैं, लॉकडाउन है, आप हमें समझाएं कि किस तरह से इंडस्ट्री ऑन सरफेस यहाँ पर रह रही है, क्या फोन पर कारोबार हो रहा है, क्या फिजिकल में यहाँ पर सोना प्री बुक हो रहा है, किस तरह से एज ऑफ नाउ इस मार्केट में काम है? देखिए, अक्षय तृतीया के दिन हमको कुछ बुकिंग्स मिली थी, पर उसके बाद कोई फोन पे बुकिंग नहीं हुई है। लोग रुके हुए हैं। जब मार्केट खुले, बॉम्बे स्पेशली रेड जोन में है तो बिल्कुल बंद है, पर इंडिया में दूसरे जो शहर हैं वहां पर दुकानें खुल गई हैं और मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात करी, पूना में, बेंगलोर में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में, तो सब जगह पे ये रिपोर्ट आ रही है कि लोग दुकानों में आना लोगों ने शुरू किया है। बिजनेस 30-40% तक हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन एक और गुड न्यूज ये है कि लोग सोना बेचने नहीं आ रहे हैं। हमको ये डर लग रहा था कि क्योंकि सोने का भाव इतना बढ़ गया है तो शायद बैंकॉक की तरह यहाँ पर भी बहुत लोग सोना बेचने को आएंगे, मगर वो नहीं हो रहा है। तो एज ऑफ नाउ हम तो रुके हुए हैं, जब हमको गवर्नमेंट से संदेश मिलेगा हम अपनी दुकानें खोलेंगे। तो खरीदारी अभी यहाँ पर बाजार में आना बाकी है, फिजिकल मार्केट्स में स्पेशली, और पिछले 1-1.5 महीने में यहाँ पर फिजिकल बाइंग भी देखने को नहीं मिली है। लेकिन इशू सवाल वही है कि लोग बेचने शायद यहाँ पर ना आए, जैसा कि ट्रेंड दूसरे शहरों में देखने को मिला है, लेकिन बाजार खुलते से ही आपको लगता है कि डिमांड आएगी। बाकी स्टेट से आप जैसे आपने कहा कि आप बाकी अपने कॉलीग से यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या लोग खरीद रहे हैं या फिर सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज की खरीदारी पर ही अभी ज्यादा तवज्जो है? क्योंकि रूरल इंडिया बहुत जल्दी बुआई की तरफ चला जाएगा, उनकी तरफ से बहुत खरीदारी नहीं आती, फेस्टिविटीज भी अभी कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं है, तो ये ट्रेंड आप आगे बढ़ता हुआ कैसे देखते हैं? तो ये रिपोर्ट है कि बिजनेस जो है 30-40% तक है, उससे ज्यादा नहीं है, पर ये सिर्फ फर्स्ट फ्यू डेज हैं तो थोड़ा टाइम लगता है सेटल डाउन होने में। मुझे ये लगता है डेफिनेटली पहले तो जिसका डिमांड जेन्युइन इन द सेंस शादी का है या ऐसे कुछ है तो वो जरूर बाय करेंगे। हमको भी कुछ फोन आए हैं जिनको लोग जो वेट कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी डिमांड्स हमको बताई है और हमको उनको फिर डिजाइन वगैरह भेजनी है। तो मुझे लगता है शुरुआत में 30%, 35% से ज्यादा काम शायद नहीं होगा, लेकिन जैसे टाइम गुजरेगा, चीजें स्टेबल होंगी, दिवाली ऑनवर्ड्स मुझे लगता है थिंग्स कैन कम बैक टू लिटिल मोर ऑफ नॉर्मल। कुणाल, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप कह तो रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन कैसे खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि काफी सारे तरीके हैं और जैसे चिराग बोल रहे थे कि गोल्ड बॉन्ड सबसे बेहतरीन तरीका है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है अभी भी उसके बारे में मार्केट में। आप जब कह रहे हैं, आपको जब लगता है कि 20% के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्या जरिया है जिससे लोग खरीदें? I think sovereign gold bond, I'll completely agree. Government back scheme 2.5% आपको इंटरेस्ट दे रही है पर ईयर, और I think it's excellent scheme to invest your money in. और आपको कुछ नहीं तो आपका समझो आप 2 साल तक ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका 5% डाउन साइड तो जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है उसमें प्रोटेक्टेड है। सो दैट इज द ब्यूटी अबाउट गोल्ड बॉन्ड। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आपको गारंटेड 2.5% रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। सो आई थिंक गोल्ड बॉन्ड इज रियली ग्रेट स्कीम टू इन्वेस्ट इन। सेकेंड जो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट ऑन पेपर गोल्ड ETF, विच इज द मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द वेस्ट, एंड इवन दिस लास्ट 3 महीने में इंडिया में भी हमने ETF की डिमांड बढ़ते हुए देखी है। और अपार्ट फ्रॉम ETFs, आई थिंक यू हैव फ्यूचर्स, आप फ्यूचर्स में डिलीवरी ले सकते हो, वॉल्ट में रख सकते हो,
एंड देन द लास्ट ऑप्शन लाइज विद द फिजिकल गोल्ड. सो अभी फिलहाल लॉकडाउन है, तो आप लॉकडाउन में फिजिकल गोल्ड लेने या बेचने किधर जाओगे? सो आई थिंक द इम्पोर्टेंस एंड इमर्जेंस ऑफ ई गोल्ड प्रोडक्ट्स सच एज गोल्ड बॉन्ड है या ETF गोल्ड है, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है. क्योंकि अगर मेरे पास फिजिकल में सोना है और मुझे आज बेचने जाना है, सो ऑल द ज्वेलरी शॉप्स आर ऑफ. सो आई थिंक द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द डिजिटल गोल्ड इन द करंट एरा, और इसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज द बेस्ट स्कीम. चिराग, एक और जरिया जहां पर अब सोना थोड़ा सा जोर पकड़ने लगा है वो है डिजिटल गोल्ड, क्योंकि आप एक फ्रैक्शन का सोना भी यहां पर अब खरीद सकते हैं. नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन पिछले 2 सालों में हमने यहां पर भी कुछ इन्वेस्टर्स को खरीदारी करते हुए देखा है. लॉकडाउन के समय पे किस तरह की खरीदारी है, और आपको लगता है कि आगे जाकर ये एक और जरिया हो सकता है जहां पर इंटरेस्ट आए? जी हाँ, बिल्कुल. आई थिंक डिजिटल गोल्ड एक ऐसा है अपॉर्चुनिटी रहा है कि इसके अंदर काफ़ी हद तक बाइंग हुई है. हमारे जो डिजिटल प्लेयर से बात हो रही है उसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा गया है, स्पेशली इस लॉकडाउन के पीरियड में. चूंकि दुकानें बंद थी, लोगों में दूसरी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, तो डिजिटल गोल्ड ने ये स्पेस काफ़ी हद तक कैप्चर किया हुआ है. और जैसे आपने कहा कि मैं फ्रैक्शन में सोना खरीद सकता हूँ, मेरे पास 10 रुपये में 10 रुपए का सोना खरीद सकता हूँ, मेरे पास ज्यादा है तो मैं 10 ग्राम 20 ग्राम जैसे चाहे उतना खरीद सकता हूँ. इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइसिंग भी बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव रही है. अगर आप डिजिटल गोल्ड के प्राइसिंग देखें कंपेयर टू अगर जो ऑनलाइन गोल्ड अवेलेबल है, चाहे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, जहाँ पे आप आज खरीद सकते हैं, डिलीवरी आपको लेट मिलेगी, डिजिटल गोल्ड में प्राइसिंग बहुत ही अच्छी तरह से कॉम्पिटिटिव रही है. तो उसका एक जरूर फायदा डिजिटल गोल्ड को हुआ है. तो काफी सारे विकल्प हैं और हमने नए जरिए यहाँ पर देखा है खरीदारों को ढूंढते हुए, ताकि वो यहाँ पर सोना खरीद सकें इन्वेस्टमेंट के तौर पे. बिकॉज इस वक्त जो अगर कोई भी एसेट क्लास आपको पैसे दे रहा है या मुनाफा कमा के दे रहा है, तो वो क्लियरली सोना है, जहां पर 25% की तेजी पिछले साल देखने को मिली थी और करीबन 20% की बढ़त अब तक इस साल में है. इसी पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि किस तरह की मांग, किस तरह के रिटर्न्स आपको सोने, चांदी, प्लैटिनम में इस साल देखने को मिल सकते हैं इस ब्रेक के बाद. नमस्कार, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोने की. सबसे पहले चिराग, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है किस तरह की मांग यहाँ पर देखने को मिल सकती है 2020 में? ऑलरेडी जैसे कि इंडस्ट्री मान के चल रही है कि पिछले साल के मुकाबले 30 से 40% की ही मांग देखने को मिलेगी. क्या वो ट्रेंड्स आपको भी लगते हैं? चिराग, क्या लगता है आपको किस तरह की मांग रह सकती है इस साल में? चिराग से वहां पर बात नहीं हो पा रही है, लेकिन सोने की बात तो हमने यहाँ पर की है. चिराग को वापस यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे. तब तक कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे कि चांदी में अब किस तरह की चाल नजर आती है, क्योंकि चांदी ने यहाँ पर लगातार अंडर परफॉर्म किया है. इस महीने में मई का महीना यहाँ पर काफी पॉजिटिव साबित हुआ है चांदी के लिए, लेकिन क्या ये खरीदारी के मौके हैं? क्या चांदी फंडामेंटली, टेक्निकली अब यहाँ से कुछ सपोर्ट दिखा सकती है? जी, सबसे पहले सिल्वर में ऐसा क्या हो गया ये मई मंथ में, सिल्वर में जो सेकेंडरी माइंस होती है, लेड और जिंक की माइन है, बहुत सारी माइंस का प्रोडक्शन बंद हो गया लेड और जिंक में. सो उसके कारण सिल्वर की माइन सप्लाई, जो ओवरऑल सप्लाई, आई थिंक 3% to 2% सप्लाई is basically hit right now. Some estimates indicates even 5% of the global silver supply is hit because of जो जिंक की बहुत सारी माइन अभी सप्लाई प्रोडक्शन कट हमने जो देखा उसके कारण. सो दैट इज वन रीजन. दूसरा, लास्ट 4 सालों से लगातार सिल्वर अंडर परफॉर्म कर रहा है. सो जो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो हिस्टोरिकली 70 रहा करता था, वो ऊपर में 120 हो गया. अभी फिलहाल 100 के आसपास ओवर कर रहा है. बट विद सिल्वर प्रोडक्शन गोइंग डाउन और इंडस्ट्रियल डिमांड चाइना में बेटर होने के कारण मुझे लग रहा है कि सिल्वर कैन आउट परफॉर्म द अदर इंडस्ट्रियल मेटल्स गोइंग फॉरवर्ड. और आगे जाके मुझे लग रहा है कि जो स्क्रैप सप्लाई है सिल्वर की, उसमें भी आपको एक ड्रॉप देखने मिलेगा. सो सिल्वर का आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है. मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें अभी डाउनसाइड आएगी. 46-45 के बीच में फिर से आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं. और बाय द एंड ऑफ द ईयर यू कैन सी सिल्वर ट्रेडिंग एट 52-53,000 ऑन द कंजर्वेटिव.
52 से 53,000 तक पे चांदी के लेवल्स यहाँ पर इस साल के अंत तक देखने को मिल सकते हैं। ईशू, जब हम चांदी की बात करते हैं तो वाइल सोने में ऑफ कोर्स काफ़ी सारे जरिए हैं यहाँ पर खरीदने के, आपके पास ETF है, फंड्स है। चांदी में या तो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है या लोग जाके फिजिकली खरीदते हैं। चांदी में जब यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है इस महीने में, खरीदारी के तौर पर, खरीदारी के हिसाब से पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो चांदी की जो चीज़ें हैं यहाँ पर किस तरह की मांग आप आगे जाके एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं चांदी में नहीं डील करता, okay. तो दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। ओके चिराग, आप कैसे जी चिराग आप कैसे देखते हैं? अगर प्रेशियस मेटल्स के पूरे पैक को देखा जाए तो हमने प्लैटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, गोल्ड सभी के प्राइसेस को यहाँ पर चढ़ते हुए देखा है। आपको लगता है जो गोल्ड में सेफ हेवन खरीदारी है, स्टिमुलस मेजर्स है, अनसर्टनिटी है, रिसेशन की बात की जा रही है, तो वो जो फायदा सोने को मिला है वो बाकी PGMs को मिलेगा? जी हाँ, देखिए पीजीएम्स को शायद इतना ये फायदा ना मिले क्योंकि पीजीएम्स में एक सप्लाई साइड भी इशू है। हाँ, जरूर ये है कि साउथ अफ्रीका के कुछ माइंस है वो इम्पैक्टेड रही है चूंकि कोविड को लेके, तो उसका जरूर एक सपोर्ट पीजीएम के लिए मिला है। बट ओवरऑल डिमांड पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर हम ऑटो कैट की डिमांड देखें तो वो शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्टेड जरूर रहेगी। बट आपने एक चांदी पे सवाल पूछा और मैं उसके लिए ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो व्यू है चांदी को लेके काफी हद तक बुलिश है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि $20 के ऊपर चांदी अगले एक साल में देखी जा सकती है। तो अगर चांदी में कोई डिप्स आती है तो उसे जरूर खरीदना चाहिए। हाँ, ये है कि हमारे पास चांदी में कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है गोल्ड के लिए है वैसे, तो आइदर आप फिजिकल खरीद सकते हैं या फ्यूचर्स में आप चांदी ले सकते हैं। सोने की अगर यहाँ पे वापस बात करें चिराग, तो एक चीज़ जो मैं जानना चाह रही थी वो ये कि ज़्यादातर इंडस्ट्री मानती है कि 30 से 40% की मांग अब हम देख रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। क्या ये ट्रेंड आपको अगले 3-4 महीने के लिए भी नजर आता है? क्योंकि अगला मेजर खरीदारी जो है वो अब यहाँ पर दिवाली, धनतेरस के करीब ही आएगा, तो क्या तब तक थोड़ा सा ठंडा ये बाजार रह सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मनीषा, हमारे जो हम आंकड़े के साथ हमारा जो अनुमान है वो ये है कि 2020 में शायद डिमांड 35 to 50% नीचे रह सकती है पूरे साल के अंदर। हमारा ये व्यू है कि आप देखिए Q2 तो ऑलरेडी बहुत ही वीक है, Q3 में भी हमें बहुत ज्यादा डिमांड नहीं दिखाई दे रही है। तो जो ज्यादा हेवी लिफ्टिंग होगा वो Q4 में होगा क्योंकि वहां पे शादियां है और वेडिंग सीजन है। दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि शायद शादियां अब छोटी हो जाएगी, परचेजेस भी छोटे हो जाएंगे, तो उसका जरूर एक खामियाजा भुगतने आएगा गोल्ड में। एक जो सबसे पॉजिटिव चीज शायद निकल के आ रही है वो ये है कि चूंकि शादियां छोटी होगी, डेस्टिनेशन वेडिंग शायद नहीं होंगे, तो वो जो पैसा जो बड़ी शादियों में खर्चा जाता था वो शायद थोड़ा बहुत सोने पे आएगा। तो ओवरऑल हमारा मानना है कि 40 से 50% की डिमांड यहाँ पे कम होगी। ईशू, आपने कहा आप सोने और ज्वेलरी के ऊपर ही यहाँ पर बात करेंगे, तो किस तरह की बाइंग की एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं? क्योंकि जैसे चिराग कह रहे हैं और जैसे इंडस्ट्री भी मांग रही है कि अब दिवाली से पहले बहुत बाइंग नहीं आएगी, शादियां भी तभी तक होंगी और शादियां शायद यहाँ पर साइज में छोटी भी हो सकती हैं क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग शायद अगले काफी समय तक फॉलो करने वाले हैं। तो आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं एज एन इंडस्ट्री? क्या लगता है आपको कि लोग खरीदेंगे? क्या इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज्यादा आएगा? क्या लोग यहाँ पर लाइट वेट ज्वेलरी खरीदेंगे? अब आप ये बाकी का पूरा साल कैसे देखते हैं? देखिए, जो मैंने कहा, जब चीजें खुलेंगी इनिशियली हम 30-40% बिजनेस देखेंगे, लेकिन जैसे साल आगे बढ़ेगा और गुजरेगा तो डेफिनेटली परचेसेस बढ़ेंगी क्योंकि एक तो अभी कंज्यूमर को बहुत ज्यादा फेथ आ गया है गोल्ड के ऊपर कि ये एसेट क्लास जो है ये बहुत ही मतलब इन टाइम ऑफ नीड अगर आपको कोई चीज बचा सकती है और वो ये है सोना। और क्योंकि एक तो अप्रिसिएशन है, दूसरी इवन लिक्विडिटी वाइज अगर आपको कभी भी पैसे चाहिए ओवरनाइट, आपको प्रॉपर्टी से नहीं मिलेंगे लेकिन ज्वेलरी कैन गिव यू मनी इंस्टेंटली। तो बिकॉज इट इज एन अप्रिशिएटिंग एसेट, लोग डेफिनेटली बाय करने आएंगे। और जो शादियां छोटी होंगी तो जो लोग हैं जो पीपल हु कैन अफोर्ड और जिनके एक बच्चे हैं, दो हैं, वो अपने बच्चों को डेफिनेटली इफ दे कांट गिव देम अ बिग वेडिंग they would like to give them some good jewelry. So we feel gradually things should come up and by the time। और एक और चीज होती है, देखिए फेयर भी एक फैक्टर है जिसके कारण
अल्टीमेटली बाइंग क्यों होता है? बाइंग होता है सेंटिमेंट के कारण। तो अभी सेंटिमेंट जो है वो बहुत फेयर वाला है, लोग डर रहे हैं। जैसे चीजें सुधरेगी, लोगों का फेयर निकलेगा, थिंग्स कैन गो बैक टू नॉर्मल। ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, पर ग्रेजुअली डेफिनेटली चीजें चेंज होगी और क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 से वी कैन कम बैक टू नॉर्मल एंड मे बी गो फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली, उसी चीज़ का इंतजार है कि चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी नॉर्मल हो और जिस तरह से बाजार चलते हैं और लाइफ चलती है वैसे वो वापस आए। चिराग, आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल क्यूज अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सेंट्रल बैंक बाइंग ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है, लोग नहीं बेच रहे हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी यहाँ पर खरीदारी ज़्यादा नहीं आई है। एक चीज़, एक नंबर जो सबसे बेहतर नजर आया है सोने में वो है इन्वेस्टमेंट बाइंग। इंडियन मार्केट्स में ग्लोबली आप इस ट्रेंड को कैसे देखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ETF में रिकॉर्ड स्तर पर ETF में बाइंग आई है। पहले क्वार्टर में कुछ 300 टन की बाइंग आई है, उसके साथ लगातार बाइंग आती जा रही है। जैसे कुणाल ने अपने शुरुआत में कहा कि 3000 टन के ऊपर ETF बाइंग आ चुकी है। सेंट्रल बैंक में भी अगर आप देखें तो सेंट्रल बैंक हाँ जरूर लास्ट ईयर एक बहुत ही अच्छा ईयर रहा है। लास्ट 2018-2019 सेंट्रल बैंक के नजरिए से हमारा मानना है कि शायद इस साल भी कुछ 400 से 450 टन की सेंट्रल बैंक की बाइंग जरूर आ सकती है। ओवरऑल एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स है अभी भी इतनी स्ट्रांगली गोल्ड में नहीं आए हुए हैं। शायद नेट लॉन्ग्स हमारा अनुमान था कि इससे शायद और ऊपर रहेंगे, पर उतना देखा नहीं गया है। एक जरूर ये बात है कि उन्हें बाकी जो एसेट क्लासेस है वहां पे नुकसान हुआ है और उसका खामियाजा जरूर गोल्ड ने भुगता है। तो शायद अगर स्टेबिलिटी आए दूसरे एसेट क्लासेस में तो उसका जरूर फायदा गोल्ड में होगा और शायद प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स फिर से गोल्ड में जरूर आएंगे। एब्सोल्युटली। कुणाल, आपसे एक फाइनल वर्ड जिससे पहले कि हम शो खत्म करें वो ये है कि आपने चांदी में तो कहा कि 52,000 तक के लेवल्स इस साल के एंड तक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सोने में आप क्या कहेंगे? अगर इतने हाई लेवल्स पे भी कोई यहाँ पर खरीदारी करता है तो किस तरह का रिटर्न इस साल के अंत तक, दिवाली तक वो देख पाएंगे? बाय द एंड ऑफ द ईयर 50,000 51,000 उसके ऊपर फिलहाल ये साल नहीं लग रहा है मुझे। 50,000 to 51,000 क्योंकि बहुत सारे फैक्टर है और अभी मुझे फिलहाल लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड का ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे जैसे लॉकडाउन रिलैक्स होगा सब जगह पे सो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आपको गोल्ड में देखने मिलेगा। एक भी सेल की रिपोर्ट देखनी है मैंने नियर टर्म में, सो थोड़ा कंसेंसस से अगेंस्ट है मैं व्यू नियर टर्म में। लॉन्ग टर्म भी अच्छा लग रहा है। सो नीचे में 45 44 कहाँ पे भी आपको फिर से एक्यूमुलेट करना है, बट नियर टर्म में गोल्ड में अवॉइड करना है। चलिए, यानी कि 44,000 45,000 के आसपास कहीं भी आपको सोना मिले तो आपको एक्यूमुलेट करना है, खरीदना है, लंबे समय के लिए होल्ड करना है। इस साल के अंत तक 50,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और अगले 2-3 साल तक सोने में सपोर्ट रह सकता है। ये हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, बैंक्स, ब्रोकरेजेस सभी का मानना है कि सोना एक स्ट्रक्चरल बुल रन में है। वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन काफी सारे विकल्प हैं। आप जैसे भी सोने को इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर शामिल करना चाहें, लेकिन ये एक बेहतरीन चीज है फिलहाल इन्वेस्ट करने के लिए। इसी के साथ ईशु, चिराग एंड कुणाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और दर्शकों को वो एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास समझाने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।